आपने अभी तक जो किया था वो क्या था, हमने मेंडल के लॉ देखे थे कि मेंडल ने कहा था किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। वहां पे हमने मेंडल के लॉ पढ़े थे, मेंडल का लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर देखा, उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लास्ट वाला हमने लॉ देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब तक मेंडल ने ये लॉ दिए थे तब तक जो है, मैंने आपको बताया था कि हमें जीन्स, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए उस टाइम पे जो है उस चीज का प्रूफ नहीं दिया जा सका मेंडल की तरफ से कि जो भी वो बता रहा है वो जो है उसके पीछे क्या प्रूफ है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन बहुत टाइम बाद जब हमारे पास जो है हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो उस टाइम पे जो है एक थ्योरी दी गई बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902। उस थ्योरी दी, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये वो टाइम था जब हमें ये पता चल गया था कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, या जो है क्रोमोसोम्स के पार्ट को ही हम जीन्स कहते हैं। तो उसके बाद ये थ्योरी आई है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो बेसिकली कौन इनहेरिट करता है, क्रोमोसोम्स इनहेरिट करते हैं। क्रोमोसोम्स carry the information of characters from one generation to next। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली वो कैरी करके जा रहे हैं इंफॉर्मेशन को। आपको बताया गया था कि जो गैमीट्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर जो है हमारी जो टोटल जीन्स होती हैं जिसको हमारा जीनोम कहा जाता है। तो हमारी जीन्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अराउंड 30,000 जीन्स हैं हमारी, तो ये जीन्स जो है एक गैमीट की अगर हम बात करें तो एक गैमीट में भी 30,000 ही होंगी। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर वो पेयर में प्रेजेंट होती है। आपको बता दिया था कि जैसे हम पी प्लांट की बात कर रहे थे तो वहां पे एक जीन थी हाइट की, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो है पेयर्ड में थी। इट मींस सभी जीन्स जो है पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एक जीन आपको एक पेरेंट से मिलती है, दूसरी जीन आपको दूसरे पेरेंट से मिलती है। अब हमें ये भी पता है कि जो जीन्स हैं दीज आर पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। जीन्स जो है क्रोमोसोम के ही पार्ट हैं, सेगमेंट है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होके गैमीट्स, ये एक पेयर था, मान लो ये फर्स्ट पेयर था, ये फर्स्ट पेयर जब मियोसिस हुई तो गैमीट्स में जो ये पेयर जो है वो सेपरेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या हुआ, इनकी जो जीन्स थी वो भी सेग्रीगेट हो गई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम ही, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्रोमोसोम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इनहेरिट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो है एट द, जैसे हम एलील के लिए वर्ड यूज करते थे, एलील्स गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब एलील किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो जैसे ही क्रोमोसोम अलग होंगे तो इसको उसी साथ में उनकी जो एलील्स हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगी। एक गैमीट में जैसे हमने यहाँ कहा, यहाँ कैपिटल टी थी, यहाँ स्मॉल टी थी, तो यहाँ दोनों गैमीट में एक में कैपिटल टी आ जाएगी, एक में स्मॉल टी, जो गैमीट्स बनेंगे। तो एलील्स गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इन द सेम वे chromosomes get separated at the time of formation of gametes। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी, सिमिलरिटी बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस। दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, देखो पहली सिमिलरिटी, बोथ अकर इन पेयर, क्रोमोसोम्स और जीन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी सिमिलरिटी, both get separated at the time of gamete formation।
दोनों के दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, देखो ये सेम है, ये सेम है। अब आप मुझे बताएंगे कि किस पे कौन सा पॉइंट अप्लाई होगा, ये आप लोग मुझे बताना। इन दोनों में से कौन सा पॉइंट मैंने जीन के लिए लिखा है, कौन सा क्रोमोसोम के लिए लिखा है, ये बताएं। मैम फर्स्ट वाला क्रोमोसोम के लिए लिखा है। दे गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। अदर पेयर की बात करें, दूसरे पेयर से वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम के लिए ये इंडिपेंडेंटली सभी पेयर से नहीं हो सकती हैं जीन्स। जीन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कब होंगी। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर जीन्स जो है सेम ही, ये फर्स्ट पेयर है, इसके ऊपर जो जीन्स हैं, मान लो 1 2 3 तीन जीन है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये दूसरा पेयर है, इसके ऊपर है 4 5, तो ये जीन इस जीन से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है, मतलब इसको ये वाली जीन अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इसको ये वाली जीन अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आगे कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। क्रोमोसोम तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाती है। वहां कंडीशन अप्लाई होगी, इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन दे अफेक्ट ईच अदर। या तो वो साथ में ही चली जाएंगी सारी, ठीक है, साथ में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगी। ये अपने अकॉर्डिंग गैमेट्स में जाएगी, ये अपने अकॉर्डिंग गैमेट्स में जाएगी। तो ये लॉ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला था, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, ये मैंने आपको बताया था। ये सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। जब जीन सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हो तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अगर जीन्स जो है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होगा। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई थी। उसके बाद अब बात आ जाती है, नेक्स्ट हम कहते हैं उसके बाद क्या आया। उसके बाद देखो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्गन। तो मॉर्गन ने बहुत सारे चेंजेस जो है आज हम जो स्टडी करते हैं, जो मेंडल के लॉ थे उसके बाद जो है इसने बहुत सारे लॉ दिए मॉर्गन ने। और बहुत सारी हमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला आज हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती हैं, तो वो किसने बताया था, वो मॉर्गन ने ही हमें बताया था कि जो इनकी असॉर्टमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो मॉर्गन जो है उसको बोला जाता है फादर